नेक्स्ट टॉपिक है सेरिकल्चर। रेशम संवर्धन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, जो सिल्कवर्म होते हैं उनके उत्पादन साथ ही साथ उनमें उनके प्रवर्धन का अध्ययन करते हैं, इन्हें हम सेरिकल्चर कहते हैं। ये सेरिकल्चर में क्या होते हैं, सिल्क मॉथ के लार्वा का पालन किया जाता है, साथ ही साथ सिल्क जो धागे होते हैं ना उन्हें किस तरह से प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो देखा जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बेस पे ये जो चीनी व्यक्ति थे उन्होंने सर्वप्रथम इस सिल्क कपड़े जो बनाने की तकनीक होती है उसे उन्होंने विकसित किया। लगभग 500 वर्षों तक जो चीन के व्यक्ति थे उन्होंने यह विधि क्या की, छिपा के रखी हुई थी। उसके बाद यूरोप के कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, सिल्कवर्म के कीड़े की एक तस्करी करने के बाद इस तकनीक को यूरोप में विकसित किया। साथ ही साथ जो सिल्क होते हैं उनका उद्योग यूरोप में सर्वप्रथम विकसित किया गया, जिसके बाद में यह जो कुटीर उद्योग होता है उसके रूप में जापान में आई, फिर चीन में, रूस में, इस तरह से फैलते फैलते भारत में भी विकसित हुई। हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्क मॉथ की। तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, साथ ही साथ क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में प्रेजेंस होते हैं। सिल्क मॉथ आपकी बॉम्बिसिडी साथ ही साथ जो सेरेनिटी होती है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिल्क मॉथ सिल्क उत्पादन करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, इस कारण इन्हें हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। साथ ही साथ हिंदी में इसे रेशम का कीड़ा कहा जाता है। सिल्क वॉर्म की कुछ कॉमन स्पीशीज की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें आती है आपकी बॉम्बिक्स मोरी, जिसे हम मलबरी रेशम कीट भी कहते हैं। जो बॉम्बिक्स मोरी होती है वो सामान्यतः चीन, जापान, भारत, फ्रांस ये सारे स्थानों पे पाई जाती है इनकी प्रजातियां। ये शहतूत जो मलबरी होती है ना उसकी पत्तियों को क्या करती है, खाती है। इस कारण इसे हम मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके कलर्स की बात करें तो ये सफेद रंग की होती है, साथ ही साथ सिल्क का उत्पादन भी करती है और ये सिल्क उद्योग के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रजाति मानी जाती है और ये जंगली अवस्थाओं में नहीं पाई जाती। वही हम अगर नेक्स्ट देखें एंथेरिया फेबिया की, तो ये क्या होती है, इसे हम टसर रेशम कीट भी बोलते हैं, सिल्कवर्म। इसे सामान्यतः भारत, चीन, श्रीलंका इस स्थानों में देखा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो सॉल होते हैं या अंजीर के पेड़ उनमें पाई जाती हैं और इनका जो कोकून होता है ना वो मुर्गी के अंडे के बराबर होता है या उसी के बराबर बड़ा, उसके अंदर कीड़े मतलब बोल सकते हो आप उसी के साइज का होता है, साथ ही साथ उसके बाहरी आवरण उसी तरह से ठोस भी होते हैं। ये पूरे कलर की इसकी बात करें तो ये उसकी बाहरी आवरण क्या होती है, भूरे रंग की होती है और ये भी क्या करती है, सिल्क का उत्पादन ही करती है। और इनकी कई जो हम यहाँ पे संकरण आपने पढ़ी होंगे उस तरह की प्रजातियां भी इनसे क्या है विकसित कर दी जाती हैं और इन कोकून को जंगल से एकत्रित करके क्या किया जाता है, सिल्क उत्पादन में हेल्प लिया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे तीसरी एंथेरिया अश्मी की, जिसे हम मूगा रेशम कीट भी कहते हैं, मूगा सिल्कवर्म कहलाता है। यह असम में पाए जाने वाली एक प्रजाति होती है, साथ ही साथ एक अच्छा कुटीर उद्योग माना जाता है। ये कैटरपिलर जो मैकुलस पेड़ होती है ना उनकी पत्तियों को खाती हैं, साथ ही साथ ये भी सिल्क उत्पादन में हेल्प करते हैं। जो रेशम कीट को एक हिसाब से इस प्रजाति को पालने में आसानी होती है। वही हम बात करें नेक्स्ट एटिकस रिसिनाई की, जिसे हम एरी सिल्कवर्म भी कहते हैं। ये पूर्वी जो एशिया होती है साथ ही साथ भारत में भी पाए जाने वाली प्रजातियों में से एक है। ये जो अरेंडी होते हैं उनके पेड़ की पत्तियां खाती हैं और ये कोकून में जो धागे का ढीला रूप होता है ना उस रूप में प्रेजेंस होती है। ये सिल्क का उत्पादन करने वाले जो रेशम कीट को क्या करती है, जो आरएनडी रेशम कीट होते हैं उस बेसिस पे उसी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक पत्तियों पे भी मतलब पत्तियों को ही खाती है तो उसे उसी नाम से भी जाना जाता है। आरएनडी रेशम कीट कहते हैं इसे, क्योंकि यह जो सिल्क होती है वो एरी सिल्क कहलाती है, क्योंकि ये जितना अच्छा सिल्क होता है उतनी ये चमकदार होती है, इसीलिए एरी सिल्क।
नेक्स्ट देखें हम एंथेरिया पर्नाई, जिसे हम ऑक सिल्कवर्म भी कहते हैं। ये एक चीन, मान सकते हो आप, ये चीन साथ ही साथ जापान में पाई जाने वाली प्रजातियों में से है। इससे जो उत्पन्न सिल्क होते हैं वो बहुत हाई लेवल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ ये हल्के पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट हम देखें एटिकस एटलस की, जिसे जायंट सिल्कवर्म भी कहते हैं। ये मलेशिया या भारत में पाए जाने वाली प्रजातियां हैं। ये सबसे बड़े जो हम बोल सकते हैं जीवित रेशम कीट होते हैं। ये भी जो एरंडी की पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं, और इससे जो सिल्क बनता है वो काफी ठोस और खुरदुरा होता है। अब हम बात करें इस मेलबेरी सिल्कवर्म के लाइफ साइकिल्स की, तो सबसे पहले इसमें तो यहाँ पे आपकी एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल, इनमें हम बात कर रहे हैं किस तरह से लाइफ साइकिल्स में। तो जो एडल्ट मेल होते हैं वो एडल्ट फीमेल से आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। साथ ही साथ जो फीमेल्स का शरीर होता है वो बोल सकते हो आप भारी होता है, साथ ही साथ बहुत कमजोर होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो एडल्ट फीमेल होते हैं ना वो कमजोर पंख वाले होते हैं, जिसके कारण ये उड़नशील नहीं होती हैं। साथ ही साथ इनके हम लाइफ साइकिल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उनका लाइफ साइकिल लगभग 2 से 3 दिन का ही होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग ले करेंगी। जैसे एग ले पर एक माउथ लगभग क्या करता है, 500 अंडे देती है, और ये अंडे देने की क्षमता इनमें जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है ना वो उनके भोजन करने पर निर्भर करती है। ये अंडे जो देगी वो गुच्छों में देती है। साथ ही साथ ये जो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो जेलेटिनस आवरण होता है उससे आच्छादित होता है अंडे। इसके बाद जो एग होते हैं वो बोल सकते हो यहाँ पे आप, अंडे का जो आकार होता है वो छोटा, साथ ही साथ गोल संरचना का और सफेद रंग के होते हैं। ये बहुत कम भार वाले होते हैं, जैसे मलबेरी लीफ में आप देख सकते हो। उसके बाद हैचिंग होती है। हैचिंग के 10 दिन के पश्चात ये क्या होती है, इसमें से लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर बहुत तेजी से क्या करती है, फूड एब्जॉर्ब करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ये शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उसको खाते हैं, और इनसे जो आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर इन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इन्हीं कैटरपिलर की बात करें हम, तो कैटरपिलर क्या होते हैं, झिल्लियों में कुछ में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें इस कैटरपिलर की लंबाई क्या होती है, 0.3 सेंटीमीटर होती है लगभग। साथ ही साथ ये पीले या हल्के सफेद कलर के होते हैं, और इनके ऊपर सरफेस की बात करें तो मैंडिबुलेटा भी होती है इसमें। और इनके शरीर की बात करें तो इनमें 12 खंड प्रेजेंट होते हैं। इनके शरीर में 5 जोड़ी आप बोल सकते हो पैर पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये लगभग 4 बार मॉल्टिंग करती है, और इसकी कैटरपिलर की लंबाई लगभग आप बोल सकते हो 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके जस्ट बाद ये प्यूपा, जो आप बोल सकते हो कैटरपिलर में एक स्लाइवरी ग्लैंड विकसित हो जाती है। ये जो भोजन होता है उसे लेना बंद कर देती है, और ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। प्यूपा में कन्वर्ट होने पर इनमें पोपेशन, इसे आप प्यूपीकरण भी बोल सकते हो, कैटरपिलर भोजन लेना बंद कर देती है, जिसके बाद इनकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिनसे पत्तियों में क्या होते हैं आप बोल सकते हो दुबक के बैठ जाते हैं। इनका सिक्रेशन लैबियम पर एक स्थित सिप्रेंट होता है, उसके द्वारा भी ये रेशम धागे के रूप में क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। जो जैसे जब बाहर का जो वायु होता है ना उसके संपर्क में आने पर एक सूख जाते हैं, और इस धागे को हम जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों ओर लपेट करके कॉकून, जिसे आप जिससे कोया के निर्माण यहाँ पे होता है। और प्यूपा की अगर स्टेज की बात करें तो लगभग 3 से 4 दिन तक की ही होती है। कोकून, कोकून क्या होता है, रेशम के जो धागे का बना एक आप बोल सकते हो हार्ड श्वेत खोल होता है, जिसमें धागे संकेंद्रीय वलयों के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। ये बाहर जो धागे अनियमित, जबकि उनके अंदर का जो अंदरूनी धागे होते हैं ना वो एक सीरियल वाइज उस पे अरेंज होते हैं, नियमित बोल सकते हो आप जिसे। साथ ही साथ प्यूपा की जो अवधि होती है वो
10 से 12 दिन तक की होती है, क्योंकि जो कोकून होता है ना उसके टूटने पर इसमें से एक एडल्ट माउथ क्या होता है, बाहर निकलता है। आपकी जो इसके बाद कोकून के लास्ट स्टेज पर जो किड बनने की अंतिम अवस्था होती है जिसे एमेगो बोलते हैं। एमेगो में कोकून के टूटने के पहले जो प्यूपा में क्या होता है, कायांतरण की प्रोसेस होती है। इसके बाद वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि 2 जोड़ी पंख विकसित हो जाते हैं और उनमें एक क्षारीय द्रव्य का भी सिक्रेशन होने लगता है। और इसी कोकून को हम क्या करते हैं, कोकून को आप बोल सकते हो जो में एक क्षारीय द्रव्य होता है ना उसके सिक्रेशन से इनके कोकून का जो ऊपरी आवरण होता है वो नरम हो जाते हैं और इसे तोड़ने में वो हेल्प करती है। इसके पश्चात इसमें जो काइजेलियस होता है, जिसे हम यहाँ पे इमेगो बोल रहे हैं, उसी का निर्माण होने लगता है। और रेशम कीट का पालन करने पर आपकी इस प्रोसेस की लास्ट स्टेज यही होती है कि किस तरह से इमोगो में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके बात करते हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज की। तो रेशम संवर्धन उद्योग में किस तरह से हेल्प है, तो रेशम कीट का पालन करके हम सिल्क का या रेशम का उत्पादन एक व्यावसायिक रूप से करते हैं, उसे हम सेरिकल्चर या रेशम संवर्धन कहते हैं। ये एक व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने के कारण ये क्या होती है, एक उद्योग जिसे हम रेशम संवर्धन उद्योग कहते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी होती हैं, जैसे कि होता है ना कि उस उद्योग के लिए तकनीकी रूप से जैसे कुछ व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, आवश्यकता होने पर लेते हैं, फिर बॉम्बे मोरी की कुछ प्रजातियां उठा लेते हैं। इस तरह से उनमें इंडस्ट्रीज बेस पे वो सारे वर्क किए जाते हैं। तो उसी के बेस पे आ जाएंगे सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज में। हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांटेशंस ऑफ मलबेरी या उसे मॉरिकल्चर भी बोलते हैं। तो सहतूत का जो सहतूत होती है ना, सहतूत का पौधारोपण मॉरिकल्चर कहलाता है और वो भी 2 टाइप्स के किए जाते हैं। 2 टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले इस प्लांटेशंस में फर्स्ट स्टेज होगी सीड सॉइलिंग, मतलब जो बीज होंगे उनका रोपण करके, आप बोल सकते हो जो दिसंबर और मई के बीच में क्या होता है, बीजों को क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। साथ ही साथ जो उसमें से छोटे छोटे पौधों के आने पर जून से इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। और जो बीज रोपण करने के पहले जो मिट्टी होती है उनमें राख, चूना, सफेद आर्सेनिक, उन सबको क्या किया जाता है, उनमें मिक्सअप कर दिया जाता है। फिर दूसरी प्रोसेस होती है कटिंग की, जो जुलाई अगस्त आता है तो कटिंग करने के लिए हम जो हमने अभी बताया जुलाई अगस्त, वो मतलब सर्वोत्तम माना जाता है उसके लिए, क्योंकि सहतूत के पेड़ की जो लंबाई होती है ना लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए, जहां पर हम इन्हें क्या करें, लगा सकते हैं। वहां की मिट्टियों में भी हम BHC या जो सुपर फास्फेट होता है उस खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो 2 प्रोसेस होती है, सीड सॉइलिंग की और दूसरी कटिंग की। फिर प्लांटेशन अरेंजमेंट होता है, किस तरह से मलबेरी में प्लांटेशन अरेंजमेंट होता है, तो उनमें एक आप बोल सकते हो एक सिंगल रो प्लांटेशन होता है। सिंगल रो प्लांटेशन में किस तरह से हमारे पास एक विकसित क्षेत्र है, उनमें इस तरह से विकसित पेड़ लगाए जाते हैं एक सिंगल रो प्लांटेशन में, मतलब इसमें एक स्थान के चारों ओर पौधे लगाए जाते हैं और प्रत्येक 2 पेड़ों के बीच 1 मीटर का फासला होता है। हम 1 एकड़ में लगभग आप बोल सकते हो वहां पे 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिसे हम सिंगल रो प्लांटेशन बोल रहे हैं, मतलब एकल पंक्ति पौधारोपण। वहीं हम मल्टीपल रो प्लांटेशंस की बात करें जिसमें बहुपंक्ति प्रत्यारोपण, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत इस स्थान में बहुत से लाइन में जैसे पौधारोपण किया जा सकता है। प्रत्येक पेड़ के बीच 1 मीटर का अंतर होता ही है। जैसे हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 10,000 पेड़ लगाए जा सकते हैं, जैसे कि लाइन वाइज ये यहाँ इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में ही सहतूत के जो पौधे होते हैं उनमें खाद दिसंबर जनवरी माह में दी जाती है। साथ ही साथ जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसके आधार पर खाद की जो मात्रा होती है उस पर भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि खेतों में खाद जो हमने सुपर फास्फेट बताया था उसका उपयोग किया जाता है। हम रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म
पालन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें ग्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ग्रेनेज मतलब अंडों की व्यवस्था जो सरकार द्वारा क्या की जाती है, स्थापित की जाती है, ग्रेनेज से की जाती है। ग्रेनेज तकनीकी का उपयोग रेशम कीट के पालन में किया जाता है और इसी तकनीक में जो रेशम कीट होते हैं उनके उपयुक्त बीज या आप बोल सकते हो कोकून को ग्रेनेज से प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। सबसे पहले हम रेशम कीट के पालन में ही, रीडिंग में ही पहले क्या होती है, सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे सिलेक्शन की बात करें तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उसमें कोकून से जो प्यूपा निकल करके हम क्या करेंगे, कोकून से उसका प्यूपा निकाल करके उसका परीक्षण कर लेंगे। साथ ही साथ जो संक्रमित प्यूपा होगा उसे निकालने पर उस बेच के कोकून को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। इस तरह से उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगी। फिर एग लेइंग होगी, मतलब जो उसमें निषेचित फीमेल्स होगी फर्टिलाइज्ड एग के, वो 12 घंटे के पश्चात लगभग 400 से 600 एग ले करेगी और ये अंडे बीज कहलाते हैं और अंडे देने के पश्चात फीमेल्स की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपकी जो एग होती है उसको एग स्टोरेज किया जाता है। एग स्टोरेज में ही अंडे का संग्रह जो निसंक्रमित होते हैं उसे ट्रे में अलग करके 4 डिग्री सेल्सियस पर उपचारित किया जाता है। इन्हें ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो डॉयपॉज होते हैं ना उसी स्टेज में रखते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हैचिंग होगी और हैचिंग के पश्चात जो कैटरपिलर के लिए उनमें जो प्रचुर मात्रा में उनको क्या होगी, भोजन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उनको भोजन ना मिलने पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से नेक्स्ट आपकी इसी प्रोसेस में एडवांस टेक्निक ऑफ फॉर हैचिंग होती है, मतलब जो अंडों भेदन की क्रिया होती है वो किस तरह से। तो इस तकनीकी में अंडे को हम क्या करते हैं, जो शहतूत की पत्तियां होती है ना उसके साथ रख देते हैं और ये पत्तियां अंडों के उत्भेदन को क्या करेगी, प्रेरित करती है। साथ ही साथ एक ट्रे में जो आप बोल सकते हो सफेद मोमिया जो होती है उसे कागज पर बिछा करके उसके स्टूल पर रख देते हैं, जिससे ट्रे में पेपर के ऊपर जो पत्तियां होती है वो बिछा देने पर इसके ऊपर इसे जो अंडे होते हैं ना वो सावधानी पूर्वक बिछा दिए जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया के बाद 24 घंटे जो उनकी मादा होती है वो उनसे अंडे प्राप्त करते हैं और उसे 18 मिनट तक करके, मतलब 18 मिनट तक जो हॉट वाटर होता है उनसे उपचारित करते हैं और उसी के पश्चात 15 to 70 डिग्री सेल्सियस पर 4 डे टू रखते हैं, क्योंकि इस अंडे को हम 46 डिग्री सेल्सियस पर एसिड से उपचारित करते हैं और उसके उपरांत इनमें जो उद्भेदन की प्रोसेस होती है वो होमोजाइगस उससे प्राप्त कर लिया जाता है। लास्ट में क्वालिटी एंड मार्केटिंग ऑफ कोकून। कोकून के रीजनिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में ही कोकून के रेशम का जो सिल्क धागे की लंबाई होती है उसकी गुणवत्ता और उसकी व्यावसायिक विपणन को निश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा इसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसे हम क्वालिटी एंड मार्केटिंग ऑफ कोकून में शो करते हैं। इस तरह से रेशम कीट का पालन किया जाता है। अब हम देखते हैं सिल्क एल्डिंग की कि रेशम उपज किस तरह से होती है। तो रेशम जो कोकून से रेशम धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है ना, मतलब रेशम उपज लेना, उसे हम पश्च कोकून प्रक्रिया भी कहते हैं और वो 2 तरह से होती है। आपकी सिल्क एल्डिंग 2 प्रोसेस में होती है, 3 प्रोसेस में होती है। सबसे पहली होती है स्प्लिनिंग, आपकी उसमें क्या हो जाएंगी, हिंदी में बोलते हैं ऊंसदार, मतलब कोकून के अंदर जो पीपा होती है उसके मारने की प्रक्रिया स्टिपलिंग कहलाती है। सिल्क मॉथ के जो निगमन होते हैं उनके कोकून को हम तेज धूप में रख देते हैं या गर्म पानी में डाल देते हैं, जिसके अतिरिक्त गर्म वायु होती है ना उसी के वाष्प के प्रवाहित होने पर उसके अंदर के जो पीपा होता है वो मर जाता है और सिल्क या रेशम धागा ढीला पड़ जाता है। फिर सेकंड आती है रेलिंग, मतलब लपेटना। मरे हुए कोकून से प्राप्त धागे को लपेट लेते हैं और इन धागों को हम इकट्ठा करके रेशम धागा बना लेते हैं। साथ ही साथ कटे हुए कोकून में रेशम रुई अलग कर लिए
कहते हैं, मतलब कती हुई रेशम। फिर इनमें लिस्टराइजेशन किया जाता है, मतलब उसमें चमक लाई जाती है कि कच्चे रेशम को अम्लों के घोल में क्या किया जाता है, आप बोल सकते हो वहां पे फर्मेंटेशन करके सड़ा करके साफ किया जाता है ताकि उसमें चमक आ जाए। इसी क्रिया को हम आप यहाँ पे बोल सकते हो लिस्टराइजेशन, चमक लाना। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सेरिकल्चर में उसके कुछ डिशेस की कि रेशम कीट में किस तरह से डिशेस होती हैं। तो सबसे पहले मैगोट रोग होता है। यह रोग, मैगोट रोग की बात करें हम यहाँ पे, तो ये रोग आपकी जो ट्राइकोलाइंगा होती है, वो एक प्रकार की मक्खी होती है जिसके कारण उत्पन्न होती है मैगोट। इसके सिम्पटम की बात करें, ये भारत में चीन, जापान इस तरह के देशों में सामान्यतः देखने को मिलती है मैगोटिसेस। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो रेशम लार्वा होता है ना, उस स्टेज में, रेशम लार्वे की स्टेज में जो लार्वा के ऊपर का सफेद, आप बोल सकते हो लार्वा के ऊपरी सरफेस पर धब्बे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सेकंड सिस्टम हो जाएंगे, जो रेशम कीट होते हैं ना, उनमें अंडों पर सफेद कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ हैचिंग के बाद जो लार्वा निकलता है उसमें मोगोट रेशम कीट की त्वचा भेद करके शरीर के अंदर क्या करती है, इंटर कर जाती है। इफेक्ट की बात करें तो जो टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं उन्हें हानि पहुंचाते हैं, और लार्वा भोजन करना क्या कर देती है, बंद कर देती है इसकी इफेक्ट के कारण, और कुछ समय पश्चात उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और प्रिकॉशंस की बात करें तो जो पालन कक्ष होते हैं ना, उनमें इन मक्खियों का जो इंटर होता है उसे रोक देना चाहिए, चारों तरफ से जाल लगा देना चाहिए। इस तरह से उसके प्रिकॉशंस हो जाएंगे। वही हम नेक्स्ट देखें पेब्राइन रोग की। पेब्राइन डिशेस में ये रेशम कीट में होने वाली सबसे, आप बोल सकते हो घातक रोग होती है। ये नैशिमा बॉम्बोसिस नामक जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनके स्पोरोजाइन प्रोटोजोन से उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ ये अंडे से लेकर के जो एडल्टनेस तक की स्टेज होती है उनको क्या करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। इनके लक्षण की बात करें तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में टिश्यूज के लिए हार्मफुल होते हैं। साथ ही साथ जो फैट होती है, फैट बॉडीज होते हैं, उससे दूसरे अंगों पर भी प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ त्वचा पर प्रभाव पड़ने से इनकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो काली दिखाई देने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम उनमें देखने को मिलती है। ये वृद्धि को भी रोक देती है। नेक्स्ट है आपकी पॉलीहेड्रोसिस। पॉलीहेड्रोसिस में क्या होता है, ये एक वायरस जनित रोग होते हैं जिसमें सिलंबों के अंगों के द्वारा ऊतकों में वायरस, जो बोल सकते हो सब कोड़ी होता है, उसकी संरचना बना करके उसमें इंटर करते हैं या रहते हैं। साथ ही साथ इस रोग को हम पॉलीहेड्रोसिस कहते हैं, क्योंकि ये रोग भी 3 टाइप्स के होते हैं आपकी। एक तो होती न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, साथ ही साथ दूसरी आपकी सेंट्रियोलर पॉलीहेड्रोसिस और साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस। ये 3 प्रकार के होते हैं जो एक वायरस जनित रोग है जो किस तरह से आपकी सेल कल्चर में बाधा उत्पन्न करता है। अगर हम यही पे बात करें न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस की, तो इसमें यह रोग क्या करती है, जो ग्रेसरी रोग होती है, ग्रेसरी मतलब जॉइंडिस इस नाम से भी जानते हैं उसको। ये वयस्क केंद्र में बहुत अधिक जो पॉलीहेड्रोसिस होती है उसकी संरचना बना लेती है और सामान्यतः जो उनके पेशी कोशिकाएं होती है ना उसको इफेक्ट पहुंचाती है, जिसके कारण उस जगह पे मवाद का निर्माण होने लगता है। वहीं हम सेकेंड इंटेस्टाइनल जो पॉलीहेड्रोसिस होती है उनकी बात करें तो वो भी इस रोग से भी जो सेंटर का पोषण होता है मध्यांतरिक कोशिकाएं उनको ये हार्मफुल पहुंचाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट आपकी न्यूक्लियर, तो इसमें भी क्या हो जाएंगी आपकी जो हमने बताया था सट कोड़ी संरचना बना करके वहां पे इफेक्ट पहुंचाएगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रीन मस्कर्डिन रोग। ग्रीन मस्कर्डिन रोग में ये क्या होते हैं, ये एक कवक जनित रोग होता है।
इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पे हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क वॉर्म की, किस तरह से रेशम कीट का आर्थिक महत्व। तो रेशम के धागे से आपको वस्त्र का निर्माण, साथ ही साथ जो पैरासूट होते हैं ना उसका भी निर्माण कर सकते हैं। आपकी वायरलेस रिसीवर जो होती हैं उनमें, या टेलीफोन के जो टेलीफोन्स होते हैं उनके, साथ ही साथ इंसुलेशन जो कॉइल होते हैं उनका भी निर्माण इसी प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। रेसिंग कार के टायर्स में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के वस्त्र जैसे कि ट्वेल जो मतलब राजेट, वेलवेट, उस तरह के रेशम धागे का प्रयोग भी इसी तकनीक में किया जाता है। अनेक ऊनी वस्त्रों जैसे दस्ताने, मोजे आदि बनाने में ही रेशम का प्रयोग